हमारा समाज किधर जा रहा है? खाना भी वही पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन में आज हमारा देश पीछे भागे चला जा रहा है। चाय के पीछे हमारा देश भाग रहा है, कॉफ़ी के पीछे भाग रहा है। हमारे देश में अंग्रेज आए, तमाम कचड़े लेकर आए, हम उसको दोनों हाथ से स्वीकार लिए। उसका भोजन, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका खाना पीना, कपड़ा सब हमने स्वीकार लिया। और जो ऋषि मुनियों का दिया हुआ इतना अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित हमारा स्वयं का भोजन, हमारा स्वयं का कपड़ा, हमारा स्वयं का जीने के तौर तरीके, हमने उसे साइड कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं। ये भारत का पतन ही तो है। अगर हम अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकते, हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकते, तो हम कैसे भारतवासी हैं? आज तिलक लगाने में गर्व होना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, तिलक की महत्ता है। गले में माला का गर्व होना चाहिए। लेकिन आज लड़के लोग या लड़कियां माला पहनने में शर्म करती है कि हम सोने का चैन तो पहन लेंगे, गले में माला कैसे पहनेंगे? लोग क्या कहेंगे, सहेलियां क्या कहेंगे, फ्रेंड? इसमें गौरव होना चाहिए। इसमें आपको भीतर से खुशी होनी चाहिए कि हम अपने उन दिव्य महापुरुषों के दिए हुए संदेश के प्रतीक को, यद्यपि ये माला कुछ नहीं है लेकिन प्रतीक तो है। जैसे सेना, कपड़ा वहाँ लड़ाई नहीं करता है, कपड़ा बंदूक नहीं चलाता है, चलाता आदमी ही है, लेकिन फिर भी वर्दी मिलती है सेना की, एक अलग वर्दी होती है। अगर सेना को धोती कुर्ता पहना के तिलक लगा के खड़ा कर दिया जाए तो गोली नहीं चला पाएगा। वर्दी का एक गर्मी आती है तो ड्रेस मिलता है। उसी तरह डॉक्टर की एक वर्दी होती है, वकील की एक वर्दी होती है, सन्यासी की एक वर्दी होती है। इसी तरह वैष्णव भक्त की एक पहचान होती है, तिलक और माला, जो हमें गर्व से धारण करना चाहिए। हम सोचते हैं कैसे पहन लें। कई जगह मैं देखा, कई लोग कहते हैं माला तो लेंगे लेकिन धागा में नहीं लेंगे, जो सोने का चैन पहने उसी में पहन लेंगे, ताकि लोगों को न लगे। वो हमेशा पीछे घुसाए रखेंगे ताकि किसी की नज़र न पड़े। और तिलक तो लगाएंगे ही नहीं, जबकि ये पहचान हमारे देश की है, हमारी संस्कृति की है। हम तिलक लगाएं, हम माला धारण करें। और इससे क्या होगा? मैंने कहा ना, होगा तो शिक्षा से ही। ये दीक्षा जो है, ये माला है, ये जो तिलक है, ये सिर्फ हमें जागरूक करते हैं, हमें ध्यान केंद्रित करवाते हैं कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे। लोग कहते हैं ना, तुम्हारे गला में माला है, झूठ काहे बोलता है? तुम माथे पर तिलक लगाए हो, यहाँ काहे खड़ा है शराब की दुकान पर? तो ये तिलक बड़ा ताकतवर होता है। अगर कोई लगा लिया है तो शराब की दुकान पर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको वो तिलक रोकेगा, वो कंठी उसको रोकता है। इसलिए हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, हम अपनी संस्कृति पर अभिमान करें, स्वाभिमान करें कि हमारे महापुरुषों ने पूरी दुनिया में एक अद्भुत आदर्श हमें दिया है और वो भारतवर्ष में ही संभव है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत में हमने जन्म लिया है। तो आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी क्या बदला है? जो अंग्रेज आए थे, चाय दे कर गए, आज हर घर में सुबह की शुरुआत चाय से होती है। क्यों कब्ज नहीं रहेगा? क्यों गैस नहीं रहेगा? आज हर घर के लोग अपने छोटे से टेबल रखते हैं सोने के जगह में, और वहाँ जहाँ पुस्तकें होनी चाहिए, जहाँ कुछ बढ़िया सुनने की चीज़ें होनी चाहिए थी, प्रसाद होने चाहिए थे, उस टेबल पर हर आदमी छोटा छोटा डिस्पेंसरी बना रखा है। सिर दर्द की दवा है, बुखार की दवा है, पेट दर्द की दवा है, गैस की दवा है, घुटने दर्द की दवा है। लगता है हर टेबल अब मेडिकल स्टोर बन चुका है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति का ही त्याग कर दिया है। सुबह की शुरुआत चाय से। वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जो जहर तंबाकू में पाया जाता है, निकोटीन नाम का जहर, वही चाय में पाया जाता है। और जो चाय हम पीते हैं वो कुछ नहीं करता, बस इतना ही करता है कि हमारे पाचन शक्ति को ठोकर मारता है, उसको नष्ट करता है। और धीरे धीरे उसकी चुस्कियाँ लेते 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 हमारा पाचन शक्ति तहस नहस हो जाता है। फिर हम भोजन को पचा नहीं पाते हैं। फिर जो भोजन हम करते हैं वो सिर्फ सड़ता है और सड़ करके बाहर हो जाता है, और उससे शरीर में एसिड बनता है, यूरिया बनता है। फिर हम तलवे के दर्द से, घुटने के दर्द से, और पेट में जब कब्ज बनना शुरू होता है तो 100 प्रकार के बीमारी से हम पीड़ित होते हैं। कहते हैं क्या करें, हम तो बड़े बीमार हैं। क्या हम चाय का त्याग नहीं कर सकते?
हमारे ऋषि मुनि के समय से अंग्रेज आए, चाय दे कर गए, हमने चाय पी लिया। अंग्रेज आए, पेप्सी दे कर गए, हम पेप्सी पी रहे हैं। अंग्रेज आए, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा दे कर गए, हम उसको पी रहे हैं। हमारे देश में इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके पीछे कोई नहीं जाता था। हमारे देश का अगर असली कुछ पे रहा है, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, काढ़ा, शरबत, जूस, आप इसको पीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। लेकिन आज के बच्चे, आज के बड़े बाजार जाएंगे, गर्मी का समय है तो कुछ ठंडा हो जाए, पहुंच जाएंगे ठंडा लेने, थम्स अप खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे, पी लेंगे, बहुत बढ़िया। अरे पीना है, बगल में गन्ने का जूस मिलता है, उसको पी लीजिए। बेचारा ठेला पर बेच रहा है, उसका भी भला होगा। ये जो थम्स अप, कोका कोला बेच रहा है, ये ऊपर से कितनी बड़ी कंपनी है और कितना हमारे पेट में जहर डालने के लिए काम कर रही है, और हम उसको ही खरीद के उसको समृद्ध बना रहे हैं। एक तरफ वो हमें बीमार कर रही है और दूसरी तरफ अंग्रेजी ही कंपनियां दवाई बेच के हमें उस बीमारी से मुक्ति दिला रही है, और तीसरे तरफ से वही दवा पुनः हमें बीमार कर रही है। आप अंग्रेजी दवा एक तरह से खाते हैं एक बीमारी के लिए, वो एक बीमारी को दबाता है, दूसरे को उभारता है। आप खाते हैं पेट दर्द के लिए, वो आपको कब्ज कर देता है। आप खाते हैं शुगर के लिए, वो आपकी किडनी को फेल कर देता है। इमरजेंसी है, जरूर खाइए, सर्जरी करवाइए, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आज से आप संकल्प ले लिए कि मुझे जो भारत की प्राचीन व्यवस्था रही है, जो मूल प्राकृतिक व्यवस्था रही है, अगर हम अपने जीवन में उसका आगमन कर लें, उसका स्वागत कर लें, जीवन में उसको हम धारण कर लें, तो मैं निश्चित कहता हूँ, आप सबको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको अंग्रेजी दवा कभी मुख में लेनी नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत मैं 11 वर्ष से अंग्रेजी दवा छुआ भी नहीं हूँ। कहाँ कुछ हो रहा है। आयुर्वेद पर भरोसा अगर करेंगे, अब बहुत लाचार हो गए हैं, बड़ी समस्या आ गई है, तो मैं नहीं कहता कि आप फिर भी मरते रहें। अब ऐसा नहीं कि किसी को चोट लगी और बैठ के कपाल भांति करने लगे तो नहीं होगा। ठीक, चोट लगी है, पट्टी कराइए, तुरंत उस पर कुछ लगाइए, दवा करिए, लेकिन हाँ, शुरू से कपाल भांति करेंगे तो ज़रूर ऐसा है कि लीवर इतना मजबूत हो जाएगा कि लीवर कभी डैमेज नहीं होगा, पाचन शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, पाचन शक्ति कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता में जो सारी चीज़ें ऋषियों ने हमें देकर, ऋषि लोग गए, वो आज हम छोड़ते चले जा रहे हैं। आज व्यक्ति बाहर जाता है, घर का बना भोजन अब लोगों को पसंद नहीं आता है, रोटी पसंद नहीं आती है, अब लोगों को डबल रोटी पसंद आती है, पाव रोटी। अब लोगों को अंकुरित चना पसंद नहीं आता है, पिज्ज़ा बर्गर पसंद आता है, जो सीधे जहर है, जो कैंसर तक की बीमारी को निमंत्रण देने के लिए तैयार बैठा है। चाउमीन लोगों को पसंद है, मैदा की बनी हुई चीज़ें पसंद है। आखिर बीमार क्यों नहीं होगा भारत? लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लोगों को सिर्फ शरीर पर, शरीर के स्वास्थ्य पर। हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज 75 साल के बाद भी हम भारत में कुछ बदले नहीं हैं, बल्कि हम और गहरे पतन के रास्ते पर चल दिए हैं, हम और नीचे की ओर चले गए। मैंने कहा, हमारा वस्त्र बिगड़ गया, हमारी भाषा बिगड़ गई, हमारा भोजन बिगड़ गया। और जब मूल जो आधार है भोजन, जब भोजन ही बिगड़ गया तो चिंतन सही होगा क्या? ऋषि लोग कहते थे ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सबको पता है। फिर भी हम अन्न वैसा ही खाते हैं ताकि मन बिगड़ता रहे। आप गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, बाहर का सड़ा गला भोजन कर लेते हैं। होटल का जो भोजन होता है दिखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन भीतर से उतना ही सड़ा गला होता है, अशुद्ध होता है। हम होटल का भोजन कर लेते हैं, दुनिया भर का पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, अब नाम ऐसे ऐसे आ गए, नाम भी नहीं आता, मंचूरियन और क्या क्या नाम सब लोग लेते हैं, वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको खाना है बढ़िया, ताज़ी रोटी खाइए, दाल भात सब्जी खाइए, दूध दही घी मक्खन मलाई खाइए, फल खाइए, कमी है जूस पीजिए, जितना प्रकार का जूस पीना है, सूखे मेवे खाइए, अन्य प्रकार की बहुत सी चीज़ें, साग सब्जी है। छत्तीसगढ़ तो भाजी में नामी है, अन्य प्रांत में जाएंगे भाजी का उतना प्रचलन नहीं है, पर यहाँ 50 प्रकार का भाजी है, बढ़िया से खाइए, पेट मजबूत रहेगा। जब तक जीना है स्वस्थ जीना है। आप अगर स्वस्थ जिएंगे तो स्वस्थ विचार का जन्म होगा, फिर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम आज ना जाने कितने गलत भोजन खाए जा रहे हैं, हम ना जाने कितने गलत व्यंजन खाए जा रहे हैं, दुनिया भर के अंट संट भोजन ग्रहण किए जा रहे हैं। मन क्यों खराब नहीं होगा?
जब अन्न ही खराब होगा तो मन खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। और आज हमारा पेय पदार्थ भी, मैंने कहा, चाय, कॉफ़ी, शराब, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, यही हमारा पेय पदार्थ हो गया है। यही चाहिए सुबह से शाम तक, इन्हीं चीज़ों को मिला जुला के हम पीते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा संकल्प लेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ा मन में साहस भरेंगे और अपने महापुरुषों को याद करेंगे, अपनी संस्कृति को याद करेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये तो अंधेरा पथ है, इसका तो कोई भविष्य नहीं है। जिस पथ पर आज समाज जा रहा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, वो गड्ढे में जाना ही जाना है। नहीं तो अपने से पीछे वालों को देख लीजिए, बड़े बड़े धनपति हैं, बड़े बड़े कुबेर बैठे हैं, 50-100 साल के बाद उसका नाम और निशान लेने वाला कोई नहीं है। एक भी कुबेर का मंदिर नहीं बनता। ये टाटा बिरला डालमिया का 50 साल बाद कोई मंदिर बना के पूजा नहीं करेगा, लेकिन माता सबरी का आज भी पूजा हो रहा है, मीराबाई का आज भी पूजा हो रहा है, विदुर जी को आज भी सम्मान मिल रहा है। जिन्होंने जीवन में प्रेम का धन धारण किया है, जिन्होंने माता पिता गुरु और राष्ट्र भक्ति के दौलत को धारण किया है, वो पूज्य बन जाता है, वो अमर बन जाता है। इसलिए मैंने कहा आज पुनः वो संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि आज़ादी के इस 75 साल बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी मर्यादाएं कहाँ चली गई, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं कि और कोई क्या करता है कोई मतलब नहीं। ये देश तो हमारा है, ये भारत भूमि तो हमारी है। हम तो जागृत होकर जिएं, हम तो भगत सिंह के सपनों को साकार करें, हम तो लक्ष्मीबाई के सपनों का साकार करें। हम उनके शहादत को व्यर्थ ना जाने दें, हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। चंद्रशेखर आज़ाद को याद कीजिए, अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं, अंग्रेज़ों की सिपाही घेर लेते हैं, उन्होंने संकल्प लिया था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद मरूँगा, कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। आखिरी गोली बचती है, अपने को मार के शहीद हो जाता है। ज़रा याद कीजिए कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने देश के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। आज हम उन्हें याद कहाँ करते हैं। जब हम अपने दिलों में उनको बैठाने लगेंगे, उन्हें स्मरण करने लगेंगे, मैं निश्चित कहता हूँ समाज बदलेगा, बच्चों के संस्कार बदलेंगे, समाज की स्थितियाँ बदलेगी। और हमारे सभी महापुरुष यही कहते कहते यहाँ से गए। यही साजिश तथाकथित पंडितों ने किया ताकि नारी को शिक्षा का अधिकार ही ना मिले, ताकि भारत पुनः सशक्त हो सके, ताकि ऐसे पुत्र पुनः जन्म ले सके जो अकेला ही पूरी दुनिया को हिला के रख दे, पुनः कोई बुद्ध जन्म न ले सके, पुनः कोई कबीर माँ के गर्भ से बाहर ना आ सके। यही साजिश रही होगी उन लोगों की कि पुनः कोई नेताजी सुभाष जन्म न ले सके जो अकेले ही सबको झकझोर के रख दे। लेकिन अब पुनः जागृत हो चुके हैं, अब पुनः सदगुरु कबीर के विचार लोगों के जहन में घूम रहे हैं, अब पुनः सदगुरु कबीर की वाणियाँ समाज समाज में फैल रही है, उन महापुरुषों की वाणियाँ सब जगह जा रही है। तो आज माताओं को भी जागृत होने का समय है, जागने का समय है। आज इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि 75 साल हो गए लेकिन भारत में कुछ नहीं बदला। भारत के अलावा अन्य जितने भी देश हैं वहाँ के सारे काम उनके अपनी भाषा में होता है। और भारत एक ऐसा दुर्भाग्यशाली देश है कि यहाँ आज भी बहुत सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में लड़े जाते हैं। भारत की मातृभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी में काम क्यों ना हो। अगर अन्य राज्यों के अपनी अपनी भाषाएं हैं, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो क्यों ना उन भाषाओं में काम हो, क्यों अंग्रेजी में होगा। एक बगल में नेपाल है, सारा काम नेपाली में होता है, चीन में सारा काम चाइनीज में होता है, फ्रांस में सारा काम फ्रेंच में होता है। और एक हमारा दुर्भाग्यशाली देश भारत है, आज़ादी के 75 साल बाद भी सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। और हमारे लोगों को तो एक होड़ सी लगी है कि हम सब कुछ हर शब्द में अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएं, अंग्रेजी में ही अभिवादन करें। मैं ये नहीं कहता भाषा मत सीखिए, दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, लेकिन अपनी जो गरिमा है, अपनी जो मर्यादा है अपनी भाषा की, उसको सर्वोपरि रखिए, उसको सर्वोपरि दर्जा दीजिए, सारा काम उसमें कीजिए। बाकी शौक़ से अंग्रेजी सीखिए, ज़रूरत पड़े फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिए, फर्राटेदार संस्कृत बोलिए, फर्राटेदार अन्य भाषाओं को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गौरव अपनी भाषा में रखना चाहिए। तो